सुबह के अभी 6 ही बजे थे जब मेरी आंख खुल गई। पूरा बदन बुखार की वजह से तप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों में किसी ने सीसा भर दिया हो। सर पे इतना बोझ था कि एक पल के लिए लगा अब दोबारा आंखें नहीं खुल पाएंगी। लेकिन अगले ही लम्हे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। अगर किचन में जाने में जरा सी भी देर हो जाती तो पूरे घर में तूफान आ जाता। मैंने बिस्तर से पैर नीचे उतारे तो सर्द फर्श ने मेरे तपते हुए पाँव को ठंडा कर दिया। मैंने चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और दीवार का सहारा लेती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। ससुराल के उस बड़े घर में अभी तक घुप अंधेरा था और हर कमरे में से सबके पुरसकून सोने की आवाजें आ रही थी। नंदे और सास अपने नरम और गर्म बिस्तरों में आराम से सो रही थीं, जबकि मेरी किस्मत में उस तपती हुई भट्टी के सामने खड़े होना लिखा था जिसका नाम उन्होंने किचन रखा था। किचन में पहुंच के मैंने लाइट जलाई और जल्दी जल्दी आटा गूंदने लगी। हाथों में ताकत नहीं थी, लेकिन डर की वजह से उंगलियां खुद ब खुद चल रही थीं। चूल्हा जलाया तो आग का हौलनाक सेक सीधा मेरे चेहरे पे आया, जिससे बुखार की तपिश और बढ़ गई। जल्दी जल्दी मैंने चूल्हे पे तवा रखा और दूसरी तरफ चाय के लिए दूध चढ़ा दिया। अभी मेरा ध्यान थोड़ा सा बटा ही था कि अचानक मेरा हाथ गर्म तवे से छू गया। चमड़ी जलने की एक तेज बू आई और दर्द की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। मैंने तड़प के अपना हाथ पीछे खींचा और उसे मुंह में दबा लिया, ताकि मेरे मुंह से कोई चीख ना निकल जाए, क्योंकि अगर कोई जाग जाता तो हमदर्दी के दो बोल तो दूर, उल्टा ये ताना मिलता कि सुबह सुबह ना जाने किस मनहूस का चेहरा देख लिया। मैंने बहते हुए आंसू को दुपट्टे के पल्लू से पूंछा, जले हुए हाथ पे फूंक मारी और दोबारा रोटियां बेलने लगी। इस घर में मेरे दर्द की कोई कीमत नहीं थी। मैं बस एक मशीन थी जिसे हर हाल में चलना था। सुबह के 8 बजते ही घर में जिंदगी के आसार पैदा हुए और एक एक करके सब नाश्ते की मेज पे जमा होने लगे। मैंने अपने जले हुए हाथ को दुपट्टे में छुपाने की कोशिश करते हुए गर्म रोटियों की प्लेट उठाई और डाइनिंग टेबल की तरफ आई। सास ने मुझे देखते ही मुंह बसोरा और नंदों ने ऐसे रुख फेरा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी खातिमा हूँ। मेरे शौहर एहसन ने कुर्सी पर बैठते ही अखबार उठाया और मेरी तरफ देखे बगैर चाय का कप मांगा। मैंने लरसते हाथों से चाय का कप उनके सामने रखा। एहसन ने अखबार से नजरें हटाए बगैर चाय का एक घूंट लिया और अगले ही पल उनके चेहरे पे गुस्से के आसार आ गए। उन्होंने एक झटके से चाय का पूरा कप मेरे पैरों के पास फर्श पे पटक दिया। गरम खौलती हुई चाय के छींटे सीधे मेरे नंगे पैरों पे पड़े और कप के शीशे के टुकड़े फर्श पे बिखर गए। मैं दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन अपनी जगह से न हट सकी। एहसन ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम जाहिल औरत से एक चाय भी ढंग की नहीं बनती। कितनी बार कहा है, पत्ती तेज रखा करो, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सास ने फौरन पीछे से अपनी हानक लगाई और बोली, मैं तो पहले ही कहती थी इस जाहिल को कुछ नहीं आता। मेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बद सलीका उसके पल्ले बन गई। नंदों ने आपस से मुस्कुराते हुए चाय मगोइयाँ शुरू कर दी। मैं फर्श पे बैठ गई और शीशे के टुकड़ों को अपने जले हुए हाथों से समेटने लगी। मेरे आंसू उस गर्म चाय के अंदर गिर के साथ मिल रहे थे, लेकिन वहां बैठे किसी एक इंसान के दिल में भी मेरे लिए रहम का एक कतरा तक नहीं था। अब ये वक्त यूं ही गुजरता गया। इतवार का दिन था, जब ससुराल वालों ने अपने दूर के अमीर रिश्तेदारों और एहसन के कुछ खास दोस्तों को दोपहर के खाने पे मधु कर रखा था। घर में सुबह से ही एक हलचल मची हुई थी। मुझे हफ्ते की रात ही सास ने गोश्त और मसालों की एक तवील लिस्ट थमा दी थी और साफ कह दिया था, अगर खाने में जरा सी भी कसर रह गई तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने रात को सिर्फ 3 घंटे की नींद ली और सुबह 5 बजे से किचन में देगचे चढ़ा दिए। गर्मी अपने उरूज पे थी। किचन का छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी काम छोड़ चुका था और प्याज काटते काटते और भारी भरकम हांडियां चलाते चलाते मेरे कंधे शल हो चुके थे। मेरी कमीज पसीने से बाजुओं तक तर हो चुकी थी और बाल दुपट्टे के अंदर बुरी तरह उलझे हुए थे। खाने का वक्त करीब आया तो सास और दोनों नंदें महंगे जोड़े पहनकर चेहरों पर मेकअप सजाए ड्राइंग रूम में जा बैठी, जहां एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी। उनकी हंसी और कहकहों की आवाज़ें किचन तक आ रही थीं। मैंने जब पुलाव का आखिरी दम खोला और भारी ट्रे में बर्तन सजाने लगी तो एहसन किचन के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। उसे नए इस्त्री शुदा कपड़े पहन रखे थे। उसके वजूद से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसने मुझे सर से पांव तक हकारत से देखा और अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए बोला, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। मेहमानों के सामने इस हुलिये में मत आना। बर्तन दरवाजे तक ला के रख देना, मेरी बहनें खुद आगे ले जाएंगी। उसके इन अल्फाज ने मेरे तपते हुए वजूद को अंदर तक बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे पास दुख बनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि मेहमान आ चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी सालन के डूंगे और गर्म रोटियां किचन की स्लेब पे रखी।
लेकिन नंदे एक बार ट्रे ले जाने के बाद अंदर ही बैठ गईं और बाहर लौट के ना आई। मेहमानों की आवाज़ें ऊंची हुई कि बहू नजर नहीं आ रही, उसे भी बुलाएं। मेरी सास ने किचन की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज़ में पुकारा कि सुनो, ज़रा पानी की बोतलें तो लाना ड्राइंग रूम में। मैंने अपने मैले दुपट्टे को दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश की और पानी की बोतलें उठाई, लरसते कदमों से ड्राइंग रूम का पर्दा हटा के अंदर दाखिल हुई। वहाँ चमकती हुई लाइट, सोफों पर बैठे वेल ड्रेस्ड लोग और खुशबुओं का एक हजूम था। जैसे ही मैं अंदर गई, पूरे कमरे में एक अजीब सा सकूत छा गया। ऐसे ने मुझे देखते ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। मैंने झुककर मेज पर पानी के ग्लास रखने शुरू किए तो थकन की वजह से मेरा हाथ हल्का सा कांपा और एक ग्लास एहसन के दोस्त की पेंच पे उलट गया। पानी गिरने की देर थी कि एहसन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने मेहमानों का पास किए बगैर मेरा बाजू इतनी जोर से दबोचा कि मेरी उंगलियां बेजान हो गई और उसने मुझे पीछे झटकते हुए सबके सामने ऊंची आवाज में कहा कि जाहिल औरत, देख के नहीं चल सकती? अकल नाम की कोई चीज अल्लाह ने तुम्हें दी है या नहीं? हमेशा मेरा सर नीचा करवाती हो रिश्तेदारों के सामने। सास से फौरन सोफे से उठते हुए मेहमानों के आगे हाथ जोड़े और बोली, भाई साहब, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इससे। शहर के अच्छे घराने की लड़की लाती तो सलीका होता। ये तो पसमानदा गांव से आई है, इसे जितना सिखाओ ये उतनी ही बदतमीज और जाहिल रहती है। आप कपड़े साफ करें, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। कमरे में बैठे तमाम मेहमान मुझे ऐसे तरसी हुई और हकारत अमेज नजरों से देख रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सड़क से उठाई गई कोई मुजरिम हूँ। एहसन के दोस्त ने ताज्जुब से सर हिलाया और बोला, यार एहसन, तुमने शादी कहाँ कर ली? बंदा कम से कम अपने मयार की औरत तो लाता है। एहसन ने गुस्से से चेहरा फेर लिया और मुझे सोफे की तरफ इशारा करते हुए चीख के कहा, खड़ी क्या हो यहाँ? अब जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल छुपाओ किचन में। दोबारा अंदर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं शर्मिंदगी और जिल्लत के उस बोझ तले इतनी दब गई कि मेरे पैरों ने जमीन छोड़ दी। मैं भागती हुई किचन में आई और सिंक के पास बैठ के अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ बाहर ना जाए। मेरे अपने शौहर ने सबके सामने मुझे नौकरानी बना के मेरी रूह को नोच डाला था और अभी शाम का अंधेरा होना बाकी था। शाम में मेहमानों के जाने के बाद भी घर का काम खत्म नहीं हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए जूठे बर्तन, चिकनाई से भरे देगचे और ड्राइंग रूम के कालीन पे गिरे हुए खाने के जर्रात मेरा इंतजार कर रहे थे। सास और नंदे तो मेहमानों को रुखसत करते ही अपने अपने कमरों में जाके लेट गईं, लेकिन मैंने किचन की उस स्लेब के सामने खड़े होकर रात के 12 बजा देने थे। सिंक में बर्तनों का एक पहाड़ था और पाइप से आने वाला ठंडा पानी मेरे हाथों को और सुन कर रहा था। मैं एक एक प्लेट को मांजती तो मेरे बाजुओं के पट्टे थकन से बुरी तरह खिंचने लगते। मेरी कमर में ऐसा शदीद दर्द उठ रहा था जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा हो और पाँव सूज के डबल हो चुके थे, जिन पर सुबह की खौलती चाय के सुर्ख दाग अब नीले पड़ रहे थे। जब मैंने आखिरी देगचा धो के किचन का फर्श साफ किया तो दीवार पे लगी घड़ी की सुइयां रात का 1 बजा रही थी। पूरे घर में घुप अंधेरा और कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। मैंने किचन की लाइट बंद की और दीवारों का सहारा लेती हुई अपने हड्डियों जैसे वजूद को घसीट के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि बस किसी तरह बिस्तर के कोने पे लेट जाऊं और अपनी आंखें बंद कर लूं। जैसे ही मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर मद्धम लाइट जल रही थी और एसी की ठंडी हवा ने मेरे पिघलते हुए चेहरे को छुआ। एहसन बिस्तर पे टेक लगाए अपने स्मार्टफोन में मगन था। उसके चेहरे पर दिन भर का वो गुस्सा और तनाव अब कहीं नहीं था जो सुबह चाय गिराने या दोपहर को मेहमानों के सामने मेरा बाजू मरोड़ते वक्त था। मैंने खामोशी से अलमारी से अपनी चादर निकाली और बिस्तर के बिल्कुल आखिरी कोने पे लेट गई। जैसे ही मेरी पीठ बिस्तर से लगी, मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल के तकिए में जज्ब हो गया। मैंने सुकून का एक सांस लिया और अपनी सूजी हुई आंखों को मूंदने ही लगी थी कि अचानक एहसन ने फ़ोन साइड पे रखा और उसका भारी हाथ मेरी कलाई पे आ टिका। उसने एक झटके से मुझे खींचा। मैं खौफजदा होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं थी जिससे मैं दिन भर डरती रही थी, बल्कि वहाँ एक अजीब सी मतलब परस्त मुस्कुराहट थी जिसे देख के मेरी रूह कांप उठी। उसने मेरे चेहरे पे आए बालों को पीछे किया और बहुत धीमे लहजे में बोला, अरे तुम तो अभी से सो गई? दिन भर काम करके थक गई हो क्या? लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। उसका ये नरम लहजा मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। दिन भर जो मर्द मुझे अछूत समझ के रिश्तेदारों के सामने जाहिल और नौकरानी पुकार रहा था, जिससे सबके सामने मेरी इज्जत को नीलाम किया, वो अब रात के अंधेरे में अपनी ज़रूरत के लिए मुझ पर प्यार जता रहा था। मैंने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कमज़ोर सी कोशिश की और रोते हुए कहा,
احسن خدا کے لیے مجھے آج معاف کر دو، میرا پورا بدن بخار سے ٹوٹ رہا ہے، مجھ میں سیدھا بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں۔ مگر اس کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ کے لیے بدلے، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے لبوں پہ بناوٹی ہنسی سجائی اور مجھ سے بولا کہ تم بھی نہ بس نخرے ہی دکھاتی ہو، چلو اب ناراض نہ ہو، دن میں جو ہوا وہ تو امی کی وجہ سے تھا، مردوں کو کبھی کبھی باہر والوں کے سامنے روب دکھانا پڑتا ہے، دل میں تو میں تمہاری اتنی قدر کرتا ہوں۔ اس نے زبردستی مجھے بٹھا دیا اور مجھ سے بات کرنے لگا۔ اس کے وجود سے آنے والی عطر کی خوشبو اب مجھے کسی مردار کی بو کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بستر کی چادر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کے اندر ہی اندر روتی رہی اور آنسوؤں کے گولے کو نیچے اتارتی رہی۔ دن بھر جس عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، اسے رات کو اچانک ملکہ کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کے اپنے اس سر کا تاج بنا لیا جاتا ہے۔ احسن کا یہ دوہرا معیار میری روح کے پورے پور کو زخمی کر رہا تھا۔ اس کی ہر چھون مجھے ایک نئے زخم کی طرح لگ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی ہوں جسے دن میں کوڑے مارے جاتے ہیں اور رات کو اس کے مالک کو اس پہ ترس کرنے کے بجائے اپنی خود غرضی یاد آتی ہے۔ جب کچھ دیر بعد وہ دوسری طرف منہ کر کے سیکنڈوں میں گہری نیند سو گیا تو میں اس مدھم سی روشنی میں بستر سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں بیٹھ کے اپنے گھٹنوں میں سر دے کے زاروں قطار رونے لگی۔ میری روح اس منافقت پر ماتم کر رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک بے جان گڑیا سے زیادہ کچھ نہیں۔ رات کے اس وحشت اور روح کے زخموں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ صبح جب 6 بجے الارم بجا تو میرا پورا وجود جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش میں جیسے ہی بستر سے اترنے لگی، میرے سر میں چکر کا ایک ایسا ہولناک لہر اٹھا کہ میں دوبارہ تکیے پہ جا گری۔ میری آنکھیں سوجن کی وجہ سے کھل نہیں رہی تھیں اور گلا سوکھ کے لکڑی ہو چکا تھا۔ تپش اتنی شدید تھی کہ بستر کی چادر بھی میرے جسم کے سیک سے گرم ہو رہی تھی۔ میں نے کراہتے ہوئے احسن کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دوسری طرف منہ کیے چادر تان کے سو رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کا کندھا ہلایا اور انتہائی نحیف آواز میں کہا، احسن، احسن خدا کے لیے جاگے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میرا دم نکل رہا ہے۔ احسن نے انتہائی بیزاری سے ایک زوردار جھٹکا دیا اور چادر کو اپنے منہ تک کھینچتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا کہ صبح صبح دماغ مت کھایا کرو، سونے دو مجھے۔ وہ دوبارہ سو گیا اور میرے پاس اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اسے دوبارہ پکار سکتی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ کمرے کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ ساس اندر داخل ہوئیں، انہوں نے بغیر کچھ دیکھے ایک جھٹکے سے میرے اوپر سے چادر کھینچ کر فرش پہ پھینک دی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ چنگاڑتے ہوئے بولی، واہ بی بی واہ، سورج سر پہ آ گیا ہے اور نواب زادی یہاں تان کے سو رہی ہے۔ باہر کون تمہارا باپ آ کے ناشتہ بنائے گا؟ چلو اٹھو، یہ کام چوری کے بہانے میرے سامنے مت کرو۔ میں نے روتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ امی جی، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا پورا جسم تپ رہا ہے، مجھ سے پیر زمین پہ نہیں رکھا جا رہا۔ ساس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور نند جو پیچھے ہی کھڑی تھی اسے منہ بنا کے کہا، امی، اس کے روز کے ڈرامے ہیں، کل جب رشتہ دار آئے تو پانی کا گلاس گرا کے جو تماشا بنایا، ابھی اسی کا بدلہ لے رہی ہے تاکہ دن بھر کام نہ کرنا پڑے۔ ساس نے مجھے حقارت سے دیکھا اور بولی، اگر سچی مچی مر بھی رہی ہو نا، تب بھی چولہا تو تمہیں ہی جلانا پڑے گا، میری بیٹیاں کچن میں برتن کالے نہیں کریں گی۔ اٹھو، شاباش۔ میں دیواروں کو پکڑتی، لرزتی اور گرتی پڑتی کچن میں پہنچی۔ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی تو آگ کی تپش میرے بخار سے تپتے چہرے پر تیروں کی طرح چبھی۔ میں نے جیسے تیسے چائے چڑھائی لیکن درد کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دوپہر تک میں نے پورے گھر کا کام ایک لاش کی طرح کیا اور جب احسن آفس سے واپس آیا تو میں کمرے کے فرش پہ چادر بچھا کے سیدھی لیٹی ہوئی تھی کیونکہ مجھ میں بستر تک چڑھنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ احسن نے کمرے میں آتے ہی بوٹ اتارے اور مجھے فرش پہ لیٹا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ سارا دن امی تمہیں شکایتیں کرتی ہیں کہ تم نے سیدھے منہ تک بات نہیں کی اور اب یہاں مظلوم بن کے لیٹ گئی ہو۔ میں نے روتے ہوئے احسن کے پیروں کے پاس ہاتھ رکھا اور گڑ گڑائی، احسن، میں مر جاؤں گی، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھے بس ایک بار ہاسپٹل دکھا دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری اس حالت پہ کسی بھی عام انسان کا دل پگھل جاتا، لیکن احسن نے اپنا پیر پیچھے کھینچا جیسے کسی گندی چیز نے اسے چھو لیا ہو۔ اس اپنے فون پہ کسی دوست کی کال اٹینڈ کی اور ہنستے ہوئے بولا، ہاں یار، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم لوگ گاڑی سٹارٹ رکھو۔ فون بند کر کے اس نے الماری سے اپنی نئی شرٹ نکالی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بال سنوارنے لگا۔ میں نے فرض سے ہی اسے دیکھتے ہوئے کہا،
एहसन आप बाहर जा रहे हैं, मुझे इस हाल में छोड़कर? एहसन ने परफ्यूम लगाते हुए इंतहाई लापरवाही से कहा कि देखो, मेरे पास फालतू पैसे और वक्त नहीं है कि तुम्हारे इन छोटे मोटे बहानों पे डॉक्टरों की जेबें भरता फिरूं। अम्मी को देखो, इस उम्र में भी पूरा घर संभालती हैं, और एक तुम हो कि जरा सा सरदर्द क्या हुआ, लग रहा है जैसे कयामत आ गई। मैं दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहा हूँ, रात को लेट आऊँगा। तुम अम्मी से कोई गोली मांग के खा लो, और हाँ, रात को मेरे आने तक किचन साफ होना चाहिए। पिछली बार की तरह बर्तन छोड़े तो अच्छा नहीं होगा। वो मुझे तड़पता रोता और सिसकता छोड़ के कमरे से बाहर निकल गया, और अगले ही लम्हे बाहर उसकी गाड़ी का हॉर्न बजा और वो दोस्तों के साथ अयाशी के लिए रवाना हो गया। ससुराल के उस सन्नाटे में मैं फर्श पे पड़ी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी, और मुझे साफ नजर आ रहा था कि इन लोगों के लिए मेरी जान की हैसियत एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं है। मेरी शादी को 1.5 साल से ज़्यादा करसा बीत चुका था, लेकिन उन 18 माह में मेरे मायके वाले सिर्फ 2 या 3 बार ही मेरे घर आए थे। वो जानते थे कि एहसन का मिजाज बहुत सख्त है, और ससुराल वाले बात बात पे तंज के तीर चलाते हैं, इसलिए वो मेरी ज़िंदगी को पुरसकून रखने के लिए ख़ुद को दूर ही रखते थे। लेकिन उस रोज़ मेरी अम्मी से रहा न गया। मोहल्ले की एक औरत ने हॉस्पिटल में मुझे शदीद बीमार हालत में दवाइयाँ लेते देख लिया, और ये बात मेरी अम्मी तक पहुंचा दी। दोपहर के वक्त जब घर में हर तरफ खामोशी थी, अचानक बाहर के दरवाजे पे लगी घंटी बजी। मैंने किचन से निकल के जैसे ही हॉल का दरवाज़ा खोला, सामने अपनी बूढ़ी अम्मी और अब्बा को देख के मेरे हलक में जैसे आंसुओं का गोला फंस गया। अब्बा के हाथ में एक सस्ता सा प्लास्टिक का डिब्बा था, जिसमें हमारे मोहल्ले की दुकान के लड्डू थे, जो वो हमेशा मेरी पसंद समझ के लाया करते थे। अम्मी ने मुझे देखते ही मेरे पीले चेहरे और सूखी हुई जिसामत पे हाथ रखा, तो उनकी आंखें भर आईं। मैंने जल्दी से उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और दौड़ के किचन में चाय का पानी चढ़ाने लगी। अभी पानी उबल ही रहा था कि एहसन ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। हॉल में अब्बा के पुराने जूते देख के ही उसके माथे पे बल पड़ गए। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहां मेरे सफ़ेद पोश वालिदैन सोफे के कोने पर सिमटे बैठे थे। एहसन ने उनके सामने सोफे पर बैठते ही एक टांग दूसरी टांग पे रखी, और सलाम का जवाब भी इतने रूखेपन से दिया कि अब्बा का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। अब्बा ने धीमे लहजे में कहा, एहसन बेटा, वो मालूम हुआ था कि सायरा की तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए हम उसकी खैर खैरियत लेने चले आए। एहसन ने घड़ी पे वक्त देखा और इंतहाई हकारत से बोला, आप लोगों को जब देखो किसी न किसी बात का वहम रहता है। बिल्कुल ठीक है ये, पूरा दिन आराम करती है घर में। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, मैं जो चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रही थी। मेरे लरजते हाथ देख के वो तड़प उठी, लेकिन एहसन के खौफ से कुछ बोल न सकी, क्योंकि वो जानती थी उनका एक लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी आज़ाब कर सकता है। 5 मिनट की उस घुटन ज़दा मुलाकात के बाद जब अब्बा ने जाने के लिए इजाज़त चाही, तो उन्होंने वो लड्डुओं का डिब्बा मेज़ पे रखते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटा एहसन, ये तुम लोगों के लिए कुछ मिठाई लाए थे। सायरा का दिल बहुत करता था बचपन में। एहसन ने उस डिब्बे को ऐसे देखा जैसे वहाँ कोई गंदगी पड़ी हो। मेरे माँ बाप के बाहर निकलते ही एहसन ने एक वहशियाना झटके से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद किया। उसे मेज़ पे रखा वो लड्डुओं का डिब्बा उठाया और किचन की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे भागी कि एहसन, खुदा के लिए, ये मेरे अब्बा लाए हैं। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसे किचन के कोने में पड़े कचरे के बड़े डिब्बे का ढक्कन पाँव से उठाया, और वो पूरा डिब्बा लड्डुओं समेत उस गंदे कचरे के ढेर में फेंक दिया। मेरे दिल पे जैसे किसी ने आरी चला दी। मैंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो उसने मुझे पीछे धकेल दिया और चिंगाड़ते हुए बोला कि अपने इस फ़कीर बाप से कह दो कि अगली बार मेरे सालिशान घर में कदम रखने से पहले अपनी औकात देख लिया करे। ये 50 रुपए किलो वाले घटिया लड्डू अपने पास रखे। मेरे घर में कचरा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कचरे के डिब्बे के पास बैठ के उन लड्डुओं को देख के ज़ारो कतार रोने लगी, जो मेरे बूढ़े बाप ने अपनी हलाल की कमाई से मोहब्बत से ख़रीदे थे। ऐसे ने मेरा मुंह अपनी मजबूत उंगलियों से दबोच लिया और मेरे चेहरे को झटका देते हुए बोला, ये रोना धोना बंद करो। अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ कमरे से बाहर गई, तो तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। उसे मेरी रूह के साथ मेरे बाप की सफ़ेद पोशी का भरम भी उस कचरे के ढेर में रोल दिया था, और मैं अपनी सिसकियाँ अपने ही हलक में घूट के रह गई। मायके वालों की इस तजलील को भी चंद दिन ही गुजरे थे कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया। ईद करीब आ रही थी। घर में ईद की तैयारियां अपने अरूज पे थीं। एहसन रोज़ शाम को ऑफिस से आते ही अपने दोनों बहनों और सास को शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल्स लेके जाता। वो जब रात गए वापस लौटते, तो उनके हाथों में ब्रांडेड कपड़ों, मैचिंग जूतों और महंगे जेवरात के बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स होते। नंदे लाउंज में बैठ के एक एक सूट निकाल के दिखाती
और सास कहती कि मेरे बेटे का दिल दरिया है, अपनी बहनों के अरमान पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं उस चमक दमक से दूर किचन के कोने में खड़ी उनका जूठा समेटती और अपने तन पे मौजूद उस सूती कमीज को देखती जिसके आस्तीनें और दामन जगह जगह से घिस चुके थे और रंग उड़ चुका था। मेरा जूता भी काम करते करते नीचे से बिल्कुल घिस चुका था और चलते हुए उसका तलवा पाँव को चुभता था। मैंने बहुत हिम्मत जमा की और एक रात जब एहसन कमरे में अकेला बैठा ईद के अखराजात का हिसाब किताब कर रहा था, मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई। मैंने अपने फटे हुए दामन को दुपट्टे से छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, एहसन, ईद आ रही है, अगर आप मुझे एक सूट और कोई हल्का सा जूता दिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे सारे कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहे, जूता भी नीचे से टूट गया है। एहसन ने पिन मेज पे पटका और सोफे की पुर्श से टेक लगा के मुझे सर से पांव तक ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने उसके जायदाद मांग ली हो। उसने एक सर्द और तमस्खुर आमेज हंसी हंसते हुए कहा, ईद और कपड़े, तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? इस घर में तुम दिन भर किचन में रहती हो, तुम्हें नए ब्रांडेड कपड़े पहन के किसको दिखाना है? मेरी बहनें बाहर जाती हैं, सोसाइटी में उनका एक नाम है, उनका अच्छे कपड़े पहनना बनता है। तुम तो इस घर की नौकरानी हो, नौकरानियों को ईद पे नई जोड़े नहीं दिए जाते। उसके इन अल्फाज ने मेरे साबिर दिल पे जैसे नमक छिड़क दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मैंने रोते हुए कहा, एहसन, मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बीवी हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं साल में एक बार ईद पे नए कपड़े पहन सकूं? मेरी ये बात एहसन की मर्दाना अना को बुरी तरह चुभ गई। उसका चेहरा गुस्से से तप उठा। अपनी कुर्सी से उठा, उसने एक झटके से मेरा वो टूटा हुआ जूता मेरे पैर से निकाला जो नीचे से फटा हुआ था। उसे वो कचरा जूता मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने लहराया और चिंगाड़ते हुए बोला, बीवी हो तो बीवी बन के रहो, अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारी औकात इस फटे हुए जूते से ज्यादा नहीं। अगर अगली बार तुमने ईद या कपड़ों का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें इसी जूते से मार कर इस घर से निकाल दूंगा। मैं खौफ से पीछे हट गई और दीवार से जा लगी। ऐसे ने वो जूता फर्श पे पटका और अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोल के मेरा वो छोटा सा सूटकेस निकाला जिसमें मेरे मायके के 2-3 पुराने जोड़े रखे थे। उसे वो सारा सामान लाउंज के बीच में ला के फेंक दिया। सास और नंदे अपने कमरों से बाहर निकल आईं। ऐसन ने सबके सामने मुझ पे उंगली उठा के कहा, और सुनो, आज के बाद तुम्हारा अपने उस गरीब मायके जाना बिल्कुल बंद है। तुम वहां जाती हो और तुम्हारी वो फकीर माँ तुम्हारे कान भर के भेजती है कि यहाँ आके नए कपड़े के मुतालबे करो। अगर मुझे पता चला तुमने अपनी माँ को फ़ोन भी किया है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास ने फौरन ताली बजाई और बोली, बिल्कुल ठीक किया एहसन बेटा, इस जाहिल का दिमाग बहुत खराब हो गया है, इसे इसके मायके की हवा लगती है तभी ये हमारे सामने जुबान चलाती है। मैं फर्श पे बिखरे हुए अपने पुराने कपड़ों को समेटती रही और रोती रही। एहसन ने ना सिर्फ मेरी ख्वाहिश का खून किया था बल्कि मेरे मायके के रास्ते बंद करके मुझे एक ऐसे कैद में बंद कर दिया था जहाँ मेरी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था। और अब वह आखिरी लकीर खींचने का वक्त करीब आ रहा था जहाँ मेरा ये सब्र टूटने वाला था। रमज़ान के आखिरी दिन थे और ईद की आमद थी। इसी दौरान एहसन के ऑफिस के बड़े साहब और कुछ वीआईपी लोगों ने हमारे घर की अफ्तारी के खाने पर आने की हामी भर ली। एहसन के लिए खाना उसकी नौकरी और झूठी शान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसे कई दिन पहले से ही मुझे मेन्यू रटा दिया कि कौरमा, बिरयानी और कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि साहब उंगलियां चाटते रह जाए। मेरी सेहत रोज़ बरोज़ गिर रही थी। रोज़े की हालत में तपते हुए किचन में अकेले इतने बड़े मेन्यू की तैयारी करना मेरे बस से बाहर था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं सुबह सहर के वक्त से ही किचन में जट गई। सर में तेज दर्द की वजह से आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था और तपते हुए देगचों से निकलती भाप मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। खाने का वक्त सर पे था और मेरे हाथ दबाव की वजह से कांप रहे थे। सास और नंदे बाहर हॉल में सोफों पर बैठ के साहब के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ थीं और बार बार किचन के चक्कर लगा के मुझे डरा रही थी कि अगर साहब को कोई चीज़ पसंद ना आई तो ऐसा तुम्हारी खाल खींच लेगा। उसी अफरा तफरी, शदीद थकन और कमज़ोरी के आलम में जब मैं लाल मिर्च का डिब्बा उठा के कढ़ाई में डालने लगी तो अचानक मेरे सर में एक ज़ोरदार चक्कर आया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया और मेरा हाथ लरस गया। डिब्बे से मिर्च का एक बड़ा हिस्सा गलती से सालन में जा गिरा। मैंने तड़प के चम्मच से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गर्म घी में सेकंडों के अंदर हल हो चुकी थी। मेरा दिल हलक में आ गया, लेकिन अब वक्त नहीं था। शाम हो गई थी, मेहमान ड्राइंग रूम में बैठ चुके थे। मैंने लरसते हाथों से खाना ट्रे में सजाया।
احسن خود ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا اور اپنے بڑے صاحب کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ جب کڑاہی میز پہ لگی اور صاحب نے بڑے چاؤ سے پہلا نوالا توڑ کے منہ میں رکھا تو اگلے ہی پل ان کا چہرہ لال ہو گیا اور انہوں نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹ گٹ پی گئے۔ احسن کا رنگ اڑ گیا۔ صاحب نے رومال سے منہ پونچھتے ہوئے انتہائی بیزاری سے کہا، احسن یہ کیا مذاق ہے؟ سالن ہے یا زہر کا پیالہ؟ اتنی مرچیں تو کوئی جانور بھی نہ کھائے۔ احسن نے شرمندگی سے جھکتے ہوئے معافیا مانگنا شروع کر دی، لیکن اس کی آنکھیں غصے سے وحشی ہو چکی تھیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی پورے گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ جیسے ہی باہر کا دروازہ بند ہوا، احسن ایک پاگل انسان کی طرح کچن میں داخل ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میز پہ پڑے خالی ڈونگے اور چنگیر اٹھا کے میرے منہ پہ مارے۔ شیشے کا ایک ٹکڑا میری پیشانی پہ لگا اور وہاں سے خون کا ایک گرم قطرہ نکل کے میری آنکھ کے پاس سے ہوتا ہوا گال پہ بہنے لگا۔ احسن نے میرا گریبان دبوچا اور مجھے دیوار سے مارتے ہوئے چیخا، جاہل گوار عورت، میری زندگی بھر کی محنت پہ پانی پھیر دیا تم نے، صاحب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی احسن کے آگے زبان نہیں کھولی، لیکن آج خون کا وہ قطرہ اور اس کا وہ وحشیانہ انداز دیکھ کے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور پہلی بار اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا، بس احسن بس، خدا کے لیے اب بس کر دو۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ صبح سے روزے کی حالت میں اکیلی اس بھٹی میں جل رہی تھی۔ اگر تکن کی وجہ سے غلطی سے مرچ تیز ہو گئی تو کیا تم میری جان لوگے؟ اس گھر میں مجھے کبھی بیوی سمجھا ہے تم نے؟ ہمیشہ جوتی کی نوک پہ رکھا، نوکرانیوں سے بدتر سلوک کیا۔ میں مزید یہ ظلم نہیں سہ سکتی۔ بیوی کا آگے سے بولنا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا احسن کی اس اندھی مردانہ انا پہ سب سے بڑا وار تھا جو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ساس اور نندے کچن کے دروازے پر کھڑی آنکھ پہ تیل چھڑک رہی تھی کہ دیکھو احسن، اس جاہل کی زبان دیکھو، یہ تمہارے سامنے کیسے غرا رہی ہے۔ احسن کا چہرہ غصے کے جنون میں کالا پڑ گیا۔ اسے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی، اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اسے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور کچن کے اس بھیانک سناٹے میں اپنے پورے وجود کی طاقت سے چیخ کے بولا، اگر تم اتنی ہی بڑی انسان بنتی ہو تو جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسے الفاظ 3 بار کہے، وہ 3 الفاظ کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میرے سر سے دوپٹہ سرک کے فرش پہ جا گرا۔ پورے گھر میں ایک ایسی ہولناک اور مہیب خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے زندہ انسانوں کی بستی پر قبرستان کا سکوت طاری کر دیا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میں اسی کچن کے ٹھنڈے فرش پر ایک بے جان لاش کی طرح گر گئی۔ طلاق کے وہ 3 ہولناک لفظ کچن کی فضاؤں میں اچھال کے احسن تو وہیں فرش پہ بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگا، لیکن میرے لیے وقت جیسے ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچن کی چمکتی ہوئی ٹائلیں مجھے اپنے اوپر گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ساس اور نندیں جو کچھ دیر پہلے تک کچن کے دروازے پہ کھڑی مسکرا رہی تھیں، اب ان کے چہروں کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ایک دوسرے کو ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو اکسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ 10 منٹ بعد احسن نے رنگتے ہوئے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ اسے روتے ہوئے میرے پاؤں چھونے چاہا اور بولا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ مگر میں اب ایک پتھر کی مورت بن چکی تھی جس پہ کسی صدمے کا اثر نہیں ہونا تھا۔ اگلے ہی دن سے میری عدت کا وقت شروع ہو گیا اور مجھے گھر کے سب سے پچھلے اندھیرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ میرے لیے قبر تھی۔ دن بھر سسرال کے اسی لاؤن سے جہاں کبھی میری تذلیل کے کہے گونجتے تھے، اب وہاں سے صرف رونے اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ احسن نے کئی دنوں تک آفس جانا چھوڑ دیا۔ وہ دن بھر میرے کمرے کے بند دروازے کے باہر بیٹھا رہتا، اپنی پیشانی لکڑی کے پٹ پہ مارتا اور گڑ گڑاتا کہ ایک بار باہر آ جاؤ۔ میں اس مولوی کے پاس گیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ساس جو کبھی مجھے دیکھ کے منہ بسورتی تھی، اب وہ دن میں 4 بار میرے کمرے میں آتی، میرے سوکھے ہاتھوں کو چومتی، کہتی، بہو میرے بیٹے کی جان نکل جائے گی، وہ پاگل ہو جائے گا، غصے میں مرد اندھا ہو جاتا ہے، تم تو عقل مند ہو، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں احسن شہر کے سب سے بڑے مفتی صاحب کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی تھی۔ مجھے کمرے کے پردے کے پیچھے بٹھایا گیا جبکہ احسن، ساس اور نندے مفتی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تھے۔ احسن نے روتے ہوئے کہا،
مفتی صاحب، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ کیا کوئی گنجائش نہیں؟ مفتی صاحب نے گہرا سانس لیا، کتابیں کھولیں اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولے، احسن بیٹا، دین اسلام کے احکامات مذاق نہیں ہوتے۔ تم نے ہوش و حواس میں غصے کی حالت میں ہی صحیح 3 بار یہ الفاظ ادا کر دیے ہیں۔ اب تمہارا نکاح بالکل ٹوٹ چکا ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہو۔ اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں، سوائے اس کے کہ اس لڑکی کا کسی دوسرے مرد سے شرعی نکاح ہو۔ وہ مرد اپنی مرضی سے اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ قائم کرے، پھر اگر وہ کبھی اپنی مرضی سے اسے چھوڑے تبھی یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مفتی صاحب کا یہ فیصلہ سنتا ہی احسن کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس کی مردانہ انا اور نام نہاد غیرت ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جیتے جی اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے پاس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ کوئی باہر کا مرد میری بیوی کو چھوئے یہ میں کیسے برداشت کروں؟ مفتی صاحب تو کہہ کے چلے گئے کہ اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے جاتے ہی سسرال والوں نے ایک نئی اور گھناؤنی سازش کی بنیاد رکھ دی۔ ساس نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور بولی کہ بیٹا، اگر باہر کا مرد نہیں ہو سکتا تو ہمارے گھر میں ہی حل موجود ہے۔ شایان ابھی 9 سال کا ہے، معصوم ہے، بچہ ہے۔ ہم بہو کا نکاح شایان سے پڑھوا دیتے ہیں، بات گھر کے گھر میں رہے گی، کسی باہر والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اگلے ہی دن ہم شایان سے اسے چھڑوا کے بہو کو دوبارہ تمہارے نام کر دیں گے۔ یہ پلان سن کے احسن کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، لیکن مجھے پردے کے پیچھے بیٹھے ایسے لگا جیسے میرے جسم پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ یہ دین کے قانون کا کتنا بڑا مذاق تھا۔ ایک معصوم 9 سالہ بچے کو جو بھی کھیل کود کی عمر میں تھا، اسے اس گناہ کی دلدل میں گھسیٹا جا رہا تھا تاکہ ایک ظالم مرد کی انا بچ سکے۔ ساس میرے کمرے میں آئی، انہوں نے ایک گھٹنوں پہ اپنا سر رکھا اور روتے ہوئے بولی، بہو، اپنے اجڑے ہوئے سہاگ کا واسطہ، اپنے اس گھر کا واسطہ، ہاں کر دو۔ اگر تم نے ہاں نہ کی تو احسن اپنی جان لے لے گا، معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ نندے آ کے میرے پیروں سے لپٹ گئیں کہ بھابھی، ہمارے بھائی کو بچا لو، بس ایک رات کا ڈرامہ ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اکیلی تھی، میرے مائکے کے راستے پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ معاشرے کے تانوں اور سسرال کے اس شدید دباؤ کے سامنے میرا صابر اور کمزور دل ہار گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی روح کا سودا کرتے ہوئے اس نام نہاد اور طے شدہ نکاح کے ساتھ اپنا سر ہلا دیا۔ اور پھر عدت ختم ہونے کے بعد میرے کمرے میں قاضی کو بلایا گیا۔ میرا نکاح میرے 9 سالہ دیور شایان سے پڑھا دیا گیا۔ مجھے دوبارہ دلہن کا لباس پہنایا گیا، لیکن وہ سرخ نہیں بلکہ کالا اور سیاہ جوڑا تھا جو میری برباد قسمت کا ماتم کر رہا تھا۔ مجھے احسن کے اسی پرانے کمرے میں لا بٹھایا گیا جہاں میں کبھی اس کی دلہن بن کے آئی تھی، اور اب باہر احسن اپنے چھوٹے بھائی کو کمرے میں بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر صوفے پہ بیٹھی میں اپنی قسمت کے لکھے پہ آنسو بہا رہی تھی۔ باہر لاؤن سے احسن کی دھیمی لیکن سخت آواز سنائی دے رہی تھی، جو اپنے 9 سالہ چھوٹے بھائی شایان کو بازو سے پکڑ کے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑا کچھ رٹا رہا تھا۔ وہ ایک معصوم بچے کے ذہن میں اپنی عیاری اور چالاکی کا زہر کھول رہا تھا تاکہ دین کے قانون کا مذاق اڑا کر اپنی ڈوبتی ہوئی مردانہ انا کو بچا سکے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کے باہر نکل آئے گا۔ نکاح کے اس کالے جوڑے میں لپٹی میں خود کو دنیا کی سب سے مظلوم اور بے بس عورت محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا اور 9 سالہ شایان کمرے کے اندر آ گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے ناپ سے بڑا ہرا دوپٹہ تھا اور چہرے پر شدید سہمے ہوئے تاثرات۔ اسے پیچھے مڑ کے اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی لگائی، جس کی آواز اس خاموش کمرے میں ایک ہولناک دھماکے کی طرح گونجی۔ وہیں دروازے سے لگ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں دلہن بنے بستر کے کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ میں نے خوف اور دکھ کے مارے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا کہ یا اللہ، اب یہ بچہ مجھ سے کیا کہے گا۔ شایان نے لرزتے قدموں سے بستر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے چھوٹے پیروں کی آہٹ میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بستر کے پاس آ کے رک گیا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا جو باہر احسن اسے سکھا کے بھیج رہا تھا۔ اس کے معصوم دل میں مکر و فریب کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اچانک دھیرے سے بستر پہ چڑھا، اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے انتہائی معصومیت اور عقیدت سے اپنا چھوٹا سا سر میری گود میں رکھا اور سسکیاں لینے لگا۔ وہ میری قمیض کے پلو کو اپنے ننھے ہاتھوں میں جکڑ کے روتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی آپ روئیں مت، خدا کے لیے مت روئیں۔ باہر بھیا اور امی مجھے زبردستی سکھا رہے تھے کہ شایان اندر جا کے بھابھی کو خوب ڈرانا، ان پہ چیخنا، غصہ کرنا تاکہ وہ ڈر جائیں اور رونے لگیں۔ لیکن بھابھی میں آپ پہ کیسے چیخوں؟ آپ تو مجھے اسکول کے لیے تیار کرتی تھی۔
जब अम्मी मुझे मारती थी तो आप मुझे अपने पीछे छुपा लेती थी। मैंने अम्मी और भैया को कल रात किचन में छुप के बातें करते सुना था। भैया कह रहे थे कि बस आज रात का ड्रामा गुजर जाए, कल सुबह मैं शयान से तुम्हें छुड़वा कर दोबारा निकाह कर लूँगा। शयान ने रोते हुए अपना चेहरा मेरी गोद में मज़ीद छुपाया और इंतहाई मासूमियत से पूछा, भाभी, ये तलाक क्या होती है? क्या भैया आपको मार के हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे? बाहर भैया की आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं। आप कहीं मत जाए भाभी, मैं बड़ा होकर नौकरी करके आपको एक बहुत पक्का और अच्छा घर लेके दूंगा। आप मेरी भाभी रहना, मुझे भैया की बातें अच्छी नहीं लग रही। उसके उन मासूमाना और सच्चे अल्फाज ने मेरे अंदर जैसे बिजली का एक जोरदार झटका दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छट गया और मेरा जागता हुआ ज़मीर पुकार उठा कि मैं क्या करने जा रही थी। जिस मर्द की मर्दानगी और गैरत एक 9 साला बच्चे के पीछे छुप के खुदा के कानून का मजाक उड़ा रही थी, जो इंसान अपनी गलती और गुनाह को छुपाने के लिए अपने सगे मासूम भाई के बचपन का सौदा कर रहा था, मैं उसी जालिम के पास वापस जाने के लिए इस बातिल और हराम खेल का हिस्सा बनने जा रही थी। इस्लाम ने हलाला को कोई तयशुदा ड्रामा या प्लानिंग नहीं बनाया, बल्कि ऐसे मकरो फरेब पे अल्लाह और उसके रसूल की सख्त लानत वारिद होती है। मेरे अंदर की मरी हुई औरत, जिसे 1.5 साल से जूती की नोक पर रखा गया था, वो अचानक एक चट्टान बन के खड़ी हो गई। मेरे आंसू खुश्क हो गए, चेहरे पे जलाल आ गया। मैंने शयान का सर बहुत प्यार से अपनी गोद से उठाया, उसके आंसू अपने हाथों से पूंछे और उसका नन्हा हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। मैंने एक झटके से बिस्तर से पैर नीचे उतारे और बगैर किसी खौफ के कमरे की वो भारी कुंडी खोलकर बाहर लाउंज की तरफ कदम बढ़ा दिए। लाउंज में एहसन, सास और नंदे बेसब्री से चक्कर काट रहे थे। उनकी नजरें कमरे के दरवाजे पे टिकी थी। मुझे शयान का हाथ पकड़े पूरे जलाल के साथ बाहर निकलता देख के एहसन के चेहरे पे एक जर्दी सी छा गई। वो अकलाते हुए आगे बढ़ा, अरे तुम बाहर क्यों आ गई? अभी तो सुबह नहीं हुई। मैंने अपना दूसरा हाथ फिजा में उठा के उसे वहीं रोक दिया। मेरी आवाज़ उस आली शान घर के दरो दीवार को हिला गई कि बस एहसन, बस तुम्हारा और तुम्हारे इस मकरो फरेब के ख़ानदान का ये गंदा खेल अब हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। तुमने मुझे 2 साल तक पैर की जूती समझा, नौकरानियों से बदतर सलूक किया, सरेआम रिश्तेदारों के सामने तमाशा बनाया, और जब तुम्हारी अंधी अना ने तुम्हें तलाक के गड्ढे में धकेल दिया, तो अब अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए तुम अल्लाह के पाक कानून और उस 9 साला मासूम बच्चे के बचपन का सौदा कर रहे हो। मैंने सास और नंदों की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी और खौफ से दीवारों से लग चुकी थी। एहसन के आंखों में आंखें डाल के कहा, मुझे ऐसा शौहर और ऐसा ससुराल जीते जी नहीं चाहिए जो मुझे दोबारा हासिल करने के लिए हराम और अल्लाह की लानत का सहारा ले। मैं इस तयशुदा झूठे और बातिल निकाह के लिबादे को तुम्हारे मुंह पे मारती हूँ। मैं एक तलाक याफ्ता बन के सड़क पे बैठना पसंद करूंगी, लेकिन एक ऐसे नामर्द और खुदगर्ज इंसान की बीवी बनना दोबारा कबूल नहीं करूंगी जो खुदा के अहकामात का मजाक उड़ाता हो। एहसन का सर पूरे ससुराल के सामने शर्मिंदगी, जिल्लत और इबरत से झुक गया। उसके पास मेरी सच्चाई का कोई जवाब नहीं था। मैंने शयान के सर पे आखिरी बार प्यार किया। वो बालिग नहीं था और हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। फिर मैंने कमरे से अपना वो पुराना सूटकेस उठाया और अपने सर पे दुपट्टा मजबूती से जमाते हुए हमेशा हमेशा के लिए उस जुल्म के कैद खाने की दहलीज पार कर गई। मेरे कदमों में अब कोई लर्जिश नहीं थी, बल्कि अपने दम पे जीने, इज्जत नफ्स को बचाने और हक की राह पे चलने का एक कभी ना ख़त्म होने वाला हौसला था। एक मजलूम औरत की बर्बादी का नहीं, बल्कि इस माशरे के झूठे बुतों के सामने उसके ज़मीर और गैरत की सबसे बड़ी जीत का अंजाम था। आखिरकार मैं अपने माँ बाप के पास गाँव पहुँच गई, जहाँ कुछ ही दिनों में मेरे चाचा के बेटे के साथ मेरा निकाह कर दिया गया, जिसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। गांव में शहर जैसी सहूलतें तो नहीं थी, मगर एक सुकून था। मेरी शादी को 4 साल हो गए और कुछ माह पहले ही मुझे मालूम हुआ कि एहसन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही जान बहक हो गया। मेरी सास को भी कैंसर चिमट गया। कर्ज के अल्लाह ताला ने मेरा बदला ले लिया था।